नमस्कार और स्वागत है आपका सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हम एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हुए हैं। आज हम कक्षा 10 के अध्याय 6 चैप्टर नंबर 6 के बारे में चर्चा करेंगे और इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों पर चर्चा करेंगे। ये प्रश्न उत्तर आपके आगामी आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन प्रश्न के आने की पूरी संभावना है। इसलिए आप अपने मॉड्यूल को लें और उसमें ये आंसर नोट डाउन कर लें, या फिर जिन बच्चों के पास मॉड्यूल नहीं है तो वे अपने रजिस्टर में इनके प्रश्न उत्तर लिख पाएंगे और लिखने से उनको ये याद भी हो जाएंगे। और ऐसा करने से आपका देखो परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप अपनी ईमानदारी से बस मेहनत करते रहिए। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और इस अध्याय से संबंधित कुछ पहले हम स्मरणीय बिंदु देख लेते हैं। हमारे जो शरीर है उसमें नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य कौन करता है? तो इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करते हैं हमारा तंत्रिका तंत्र, मतलब नर्वस सिस्टम, और हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं या सीक्रेट होते हैं, उनके द्वारा ऐसा होता है। तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रिया में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिवर्ती क्रिया मतलब रिफ्लेक्स आर्च, और ऐच्छिक क्रिया वॉलेंट्री एक्शन एंड इनवॉलेंट्री एक्शन, इनमें से हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेग को प्रयुक्त करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होते हैं। तंत्रिका तंत्र हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचना प्राप्त करता है तथा हमारी पेशियों द्वारा क्रिया करता है। देखो हमारे शरीर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो 5 होती हैं। आप कमेंट में ये लिखेंगे कि 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम क्या हैं। और यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाती है तो तंत्रिका तंत्र यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेता है। इसके आधार पर जो हमारी मसल्स हैं वो क्रिया करती हैं। रासायनिक समन्वय पादप और जंतु दोनों में देखा जाता है। देखो केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट के अंदर भी होता है और एनिमल के अंदर भी होता है, मतलब दोनों में ही होता है। तो प्लांट में भी हार्मोन फंक्शन प्ले करते हैं और हमारे अंदर भी करते हैं, मतलब जंतुओं में भी करते हैं। तो प्लांट हार्मोन अलग हैं, उनकी चर्चा आगे करेंगे, और जंतु हार्मोन की भी चर्चा करेंगे। हार्मोन्स जीव के एक भाग में उत्पन्न होते हैं तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए वो गति करते हैं। हार्मोन एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड में बनते हैं और वहां से इनको ब्लड में छोड़ा जाता है विदाउट डक्ट या विदाउट ट्यूब, बिना नलिका के। ये सीधे ब्लड के साथ टारगेट ऑर्गन्स के पास पहुंचते हैं और वहां अपना फंक्शन करते हैं। देखो इसमें ये एक फ्लो चार्ट दे रखा है जिसमें शरीर के नियंत्रण एवं समन्वय के लिए 2 तंत्र कार्य करते हैं। मतलब हमारी बॉडी में 2 सिस्टम पाए जाते हैं, एक को कहते हैं नर्वस सिस्टम और दूसरे को कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जिससे हार्मोन या हार्मोन सिस्टम। तो जो तंत्रिका तंत्र है ना, नर्वस सिस्टम है, उसे अपन एक्चुअली 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे सीएनएस कहते हैं, ये 2 भागों से मिलकर एक्चुअली बना होता है। एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है मस्तिष्क और एक होता है मेरु रज्जु। देखो मस्तिष्क के भी 3 भाग हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। इसी प्रकार से जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ना, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पीएनएस, मैंने ये नर्वस सिस्टम बच्चों को क्लास में कराए भी हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या होता है, एक क्रेनियल नर्व होती हैं, मतलब कपाल तंत्रिकाएं, और एक होती हैं स्पाइनल नर्व, मेरु तंत्रिकाएं। इन दोनों से मिलकर ये बना होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अपन पढ़ते हैं अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इस प्रकार कुछ मोटा मोटा अपन इसमें देख लेते हैं, बाकी का अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे हल अभी। जो हमारा न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन, तो न्यूरॉन की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें तो इसके मेनली 3 भाग होते हैं। सबसे पहले अपन डेंड्रॉन्स,
जो सिग्नल को रिसीव करते हैं, फिर साइटोन को देते हैं, वो मतलब बॉडी को देते हैं जिसे सोमा या बॉडी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस अंदर पाया जाता है और इसका जो पिछला वाला जो भाग है उसे अपन एक्सोन कहते हैं और लास्ट में एक्सोन नोड पाई जाती हैं, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हो। तो इसमें जैसे ये इधर आपको जो ये दिख रहे हैं, ये इनको अपन डेंड्रॉन्स कहते हैं और ये जो बीच वाला भाग दिख रहा है ये वाला, ये इसका केंद्रक है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा भाग है इसको हम साइटोन या सोमा या बॉडी कहते हैं। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो भाग है इसको एक्सोन कहते हैं और ये बिल्कुल लास्ट में इसमें जो नोड दिखती हैं इनको ये यहाँ पर ये इसका एंड पॉइंट है। तो इस प्रकार ये डायग्राम भी आप याद कर लें, ये परीक्षा में आता है तो आप इसे बनाओगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप बस अपनी तैयारी करते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें तथा इस यूट्यूब चैनल को, सांदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि भविष्य में जो वीडियो आएंगे उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। देखो, सब्सक्राइब करना ये एक बिल्कुल फ्री प्रोसेस है, तो आप सब्सक्राइब कर लें, इसका कोई पैसा भी नहीं लगता है। चलो, इस देखो यहाँ एक जो डायग्राम दे रखा है ये वास्तव में रिफ्लेक्स आर्च का चित्र है, प्रतिवर्ती चाप है। तो इसमें देखो, एक है ये संवेदी तंत्रिका कोशिका और एक होती है प्रेरक तंत्रिका कोशिका। ये जो संवेदी सेंसरी जो नर्व है ना, ये सिग्नल लेके जाती है मेरुरज्जु के पास और ये यहाँ पर सिग्नल लेकर वापस लौटती है प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, यहाँ पर कार्य के लिए जब सिग्नल आया तो जैसे ये गर्म पानी है या गर्म कोई भी वस्तु है तो हमने अपना हाथ अचानक से हटा लिया है, तो ये काम इसी का होता है। ये मेरुरज्जु है यहाँ पर और यहाँ से सिग्नल जाते हैं ब्रेन के लिए, ये सिग्नल चले जाएंगे और ये मेरुरज्जु है, ये वाला मेरुरज्जु है। तो इस तरीके से ये डायग्राम भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से कई बार आप इसे जब अपने रजिस्टर में बनाओगे तो एक दो बार नहीं बनाना आएगा, लेकिन उसके बाद आप इसे बहुत इजीली बना पाओगे। तो डायग्राम जितने भी हैं आपको बहुत अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि डायग्राम जरूर आते हैं पेपर में। अच्छा, अपन थोड़ा सा एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये डक्टलेस होती हैं और इनसे जो सिक्रेट होते हैं वो हार्मोन्स होते हैं और उन्हें डायरेक्ट ब्लड में छोड़ा जाता है। तो ये जो ग्लैंड है वो एक्चुअल में तीन प्रकार की हैं। एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, क्योंकि ये डुअल नेचर की होती है, ये दो कार्य करती है। एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे, इनसे संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे अभी। मिक्स्ड जो ग्लैंड है ना, इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है और वो है पेंक्रियाज। क्या है? पेंक्रियाज। ये दो काम करती है। देखो, ये भोजन के पाचन से भी संबंधित होती है, डाइजेशन ऑफ फूड से संबंधित होती है और इससे इंसुलिन ग्लूकागोन नाम के हार्मोन भी साबित होते हैं। तो ये क्या करती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करती है, इसीलिए हम इसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं? इन ग्रंथियों के एग्जाम्पल हैं जैसे हाइपोथैलेमस, पिनियल और पीयूष। ये ग्रंथि हमारे ब्रेन से संबंधित है, ब्रेन में पाई जाती है। थायराइड गर्दन में पाई जाती है, थायराइड के अंदर पैराथायराइड पाई जाती है और थाइमस हमारे सीने में होती है। एड्रिनल मतलब वृक्क या किडनी के ऊपर होती है। ओवरी या अंडाशय महिलाओं में या फीमेल में होते हैं और टेस्टिस या वृषण ये पुरुष में या मेल में होते हैं। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल थे। देखो, यहाँ भी लिखा हुआ है ये ग्रंथियां नलिका विहीन होती हैं, मतलब डक्टलेस होती हैं, ट्यूबलेस होती हैं और इनसे जो पदार्थ निकलता है उसको अपन हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन हो गया और ये जो हार्मोन निकलता है ना, ये रक्त के माध्यम से टारगेट सेल या लक्ष्य कोशिका तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार ये। अब चलिए अपन इसके चैप्टर के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इसके प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके
और इससे संबंधित ये सारी जानकारी लिख सकते हैं। मैं वीडियो के एंड में इसे धीरे धीरे फिर से स्क्रॉल करूंगा तो आप इसे लिख पाओगे। चलो प्रश्न उत्तरों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, ताकि ये आपको याद हो सके। देखिए पहला प्रश्न दे रखा है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक कौन सा होता है? तो हमारे शरीर का नियंत्रण करता है तंत्रिका ऊतक, और समन्वय, तो नियंत्रण और समन्वय के लिए ये दोनों ऊतक जिम्मेदार होंगे, तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक। तो इसका राइट आंसर होगा स। हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं जिससे हमें सिग्नल मिल रहे हैं एक तरीके से, तो इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है, अभी मैंने बताया था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, तो इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क और मेरुरज्जु। ठीक है, मेरुरज्जु और अंश मेखला, देखो अंश मेखला तो कंधे में पाई जाती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और मस्तिष्क व हार्मोन भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। और श्रोणी मेखला जो ऑप्शन दिया है ना मस्तिष्क के साथ, देखो श्रोणी कहते हैं कमर को, तो ये कमर की हड्डी है श्रोणी मेखला, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान है उसको कहते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? देखो पादप हार्मोन के बारे में बात की गई है। इंसुलिन हार्मोन, आपने सुना होगा कि उसको डायबिटीज हो गई है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। तो इंजेक्शन पादपों के तो लगते नहीं, आदमी के लग रहे हो गए, है ना। तो ये इंसुलिन तो जंतुओं का हार्मोन हो गया। आपने इस बीमारी का भी नाम सुना होगा कि उसको थायराइड हो गई है, तो इसका मतलब थायरोक्सिन हार्मोन, ये भी जंतुओं का ही है। एस्ट्रोजन हार्मोन, ये भी जंतुओं का ही है। तो अब देखो एक ही ऑप्शन बचा, वो है साइटोकाइनिन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन किसका है? ये प्लांट हार्मोन है, पादप हार्मोन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? अब नहीं है पूछा है। तो देखो इंसुलिन, मैंने अभी आपको बताया था कि इंसुलिन तो जंतुओं में पाया जाता है, तो ये तो जंतु हार्मोन हो गया। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ये तीनों ही पादप हार्मोन हैं। साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और जिब्रेलिन, तो इसका राइट आंसर होगा अ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन से हैं? मतलब इन्वायरमेंट से इंफॉर्मेशन या संवेदना कौन ग्रहण करता है? तो इसके आंसर होंगे आंतरिक कर्ण, नाक, जिह्वा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, इन सभी के द्वारा सिग्नल आ जाते हैं। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? तो मेरुरज्जु तो प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च बनाता है। और ये जो पश्च मस्तिष्क है ना, हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन का काम है बॉडी का पोस्चर मेंटेन करना और बैलेंस बनाए रखना बॉडी का। तो इसमें भी जो एक ऑप्शन बचा वो है अग्र मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन। तो इसका राइट आंसर होगा फोर ब्रेन। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो भूख का केंद्र होगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क या मेरुरज्जु। तो इसका राइट आंसर होगा अग्र मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क में भी हाइपोथैलेमस, ये भूख पर कंट्रोल करता है, ये करता है नियंत्रण। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में नहीं है? नहीं है पूछा है, ध्यान से प्रश्न को देख लिया करें। कभी कभी क्या है, अपन ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं, पढ़ ही नहीं रहे, उसमें नहीं लिखा है, अपन नहीं को पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर वो क्वेश्चन आपका क्या है, गलत हो जाता है। तो प्रश्न को पहले ढंग से पढ़ लिया करो, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथि है जो जोड़े में नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। देखो जो ओवरी है ना, ये संख्या में 2 होती हैं, तो ये तो जोड़े में होगी। ऐसे ही टेस्टिज, ये भी जोड़े में होंगे। और एड्रिनल ग्रंथि, क्योंकि हमारे शरीर में 2 किडनी है, 2 वृक्क हैं, तो दोनों के ऊपर ये कैप नुमा संरचना, टोपी नुमा संरचना के रूप में एक ग्रंथि पाई जाती है, इसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखेंगे कि ये ब्रसण या टेस्टिज मेल में होते हैं या फीमेल में होते हैं। इसी प्रकार से जो ओवरी है, अंडा से, ये मेल में होते हैं या फीमेल में होते हैं, आप प्लीज कमेंट करके बताएं। अगला प्रश्न है, एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन कहाँ होता है? तो ये प्रश्न है
न्यूरॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन कहाँ होता है? तो इसका आंसर आएगा एक्सोन। पर्यावरण में सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग हैं, तो इसमें देखो आंतरिक कर्ण, नाक और जिह्वा, तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम क्या है? देखो ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल है या न्यूरॉन है, तो इसमें जो इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाएगी? तो इसमें देखो सबसे पहले इंफॉर्मेशन डेंड्राइट्स के पास आती है, डेंड्राइट से ये कोशिका का या बॉडी में जाती हैं और वहां से एक्सोन में जाती हैं, तो पहला ही ऑप्शन सही है, राइट आंसर होगा अ। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण मेरुरज्जु से होता है, जैसा कि अभी अपन ने देखा। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण कहाँ होता है? तो मेरुरज्जु में होता है। ठीक है, आप प्रश्न को अपने रजिस्टर में नोट डाउन करते रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभी कितने प्रश्न कर लिए अपन ने? अभी तक 14 क्वेश्चन हो गए। अब चलो 15वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? मास्टर ग्रंथि मतलब ऐसी ग्रंथि जो बाकी की ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, तो उसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, तो मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? आप कमेंट करेंगे और बताएंगे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं। पौधों में ऑक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है? देखो ऑक्सिन हार्मोन एक प्लांट हार्मोन है और ये पौधे के उन भागों में बनता है जो सबसे टॉप पर होते हैं, जैसे तने का अग्रभाग या जड़ का अग्रभाग। पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, मतलब पौधे के अंदर साइटोकाइनिन क्या काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन सीधे रक्त में आते हैं, मतलब जो अंतःस्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड है ये डक्टलेस होती हैं, इनके अंदर हार्मोन बनते हैं, तो ये अपने हार्मोन को सीधे डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा अ। ठीक है, इसमें नलिका तो है नहीं तो गलत हो जाएगा। हृदय को सबसे पहले पहुंचाए जाते हैं, ये भी गलत है भाई, पहले तो ब्लड में आएंगे। ग्रंथियों द्वारा सबसे पहले किडनी में, अरे किडनी को क्यों पहुंचाने, ये किडनी में इनकी क्या जरूरत है? तो किडनी में ऐसे डायरेक्ट थोड़ी पहुंचेंगे, पहले ब्लड में आएंगे, ब्लड से हार्ट में जाएंगे, फिर तब किडनी में पहुंचेंगे, वो एक लंबी प्रोसेस है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एड्रीनलिन हार्मोन के स्राव में से निम्नलिखित परिणाम होते हैं? हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। देखो आपको अचानक से सिर दिख गया तो क्या होगा? हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी। पेशियों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, धड़कन तेज हो रही है तो ऑक्सीजन भी पहुंचेगी फटाफट फटाफट उधर। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि आपको अब एक्टिव करना है, आप वहां से भगो कहीं कुछ भी करो, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। एड्रीनलिन हार्मोन की वजह से हृदय की धड़कन बढ़ती है, और हृदय की धड़कन बढ़ने का मतलब हृदय बहुत जल्दी जल्दी पंपिंग कर रहा है, तो जल्दी जब पंप करेगा तो ब्लड को जल्दी जल्दी भेजेगा सेल्स के पास, तो वहां ऑक्सीजन भी जल्दी पहुंच जाएगी, है ना। अगला प्रश्न है, एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है एड्रीनल ग्रंथि से। देखो जैसा नाम वैसा काम, तो एड्रीनलिन एड्रीनल ग्लैंड से निकलेगा। तो आप बताएं थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? थायरोक्सिन। पैराथायरॉयड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलेगा? पैराथार्मोन। और पेंक्रियाज से क्या निकलेगा? तो देखो पेंक्रियाज से एक तो पेंक्रियाटिक जूस निकलता है, इसका मतलब पेंक्रियाज एक्सोक्राइन की भांति कार्य कर रहा है। एक पेंक्रियाज से निकलते हैं इंसुलिन और ग्लूकागोन, इसका मतलब पेंक्रियाज एंडोक्राइन का भी काम करता है ना। तो 20वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? अ होगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, मतलब वो पूछ रहे हैं कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाती हैं, तो इसका राइट आंसर होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र, मतलब पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन है, मेन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम।
मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र क्या होता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होगा मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग, सोचने का काम कौन करता है? तो करता है फोरब्रेन, अग्र मस्तिष्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः कहाँ से होगा भाई? तो टेस्टोस्टेरोन का स्राव होता है वृषण से, टेस्टीज से। मटर के पौधे में तंतु की प्रकाश की ओर वृद्धि का कारण प्रकाशानुवर्तन गति है। पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होती हैं ABA हार्मोन के कारण, मतलब एब्सिसिक अम्ल के कारण। वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है और ग्रोथ हार्मोन यदि कम स्रावित हो तो उसकी हाइट कम रह जाती है, मतलब वो पौनापन रोग आ जाता है। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि होती है रसायनानुवर्तन, ठीक है, रसायनानुवर्तन गति। तो इस तरीके से अब अपन जोड़ियां मिला लेते हैं। देखो जोड़ी मिलान आप पे आना चाहिए, और अगर इसमें से कुछ कुछ आप मिला सकते हो तो फिर बाकी की अपने आप सही भी हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा स्कोर होता है। देखो सबसे पहले दे रखा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। अब आपको मैंने पहले भी बता दिया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बना होता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु का, तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र बना होता है कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिका से, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। दो तंत्रिकाओं के बीच के खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। मास्टर ग्रंथि अभी बताया था, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? बताइए, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब इसमें देखो कहीं पीयूष ग्रंथि नाम दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। तो हमें अब ये कैसे पहचानना होगा कि मास्टर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? अब इस हिसाब से इसका आंसर निकालना होगा, ठीक है। तो ये फोर ब्रेन में पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, तब इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है। थायरोक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है? अरे भाई थायरोक्सिन का संश्लेषण, तो थायरोक्सिन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो आंसर आएगा थायराइड ग्रंथि में। लेकिन यहाँ थायराइड ग्रंथि ऑप्शन में नहीं है, तो हमें फिर ये देखना है कि थायरोक्सिन के संश्लेषण में कौन उपयोग में आता है, तो आयोडीन आती है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसीलिए तो कहते हैं आयोडीन वाला नमक खाया करो, आयोडीन नमक, क्योंकि आयोडीन नमक खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन बनता रहेगा, थायरोक्सिन बनता रहेगा तो वो गले में जो कंठ फूल जाते हैं वो वाली बीमारी नहीं होगी। मादा हार्मोन का नाम पूछ रहा है भाई, मादा हार्मोन कौन से हैं? फीमेल से निकलने वाले हार्मोन देखो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये फीमेल से निकलने वाले हार्मोन हैं। अभी बताया था बौनापन क्यों होता है, तो बौनापन इसलिए होता है कि किस हार्मोन की कमी हो जाए? वृद्धि हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की अगर कमी हो जाएगी तो बौनापन आ जाएगा। सूरजमुखी की गति, अब सूरजमुखी जो गति है, जिधर सूर्य होता है उधर सूर्यमुखी का फूल होता है, तो सुबह सूर्यमुखी का फूल सूर्य जहां उगता है उधर होता है, और शाम को जिधर सूर्य डूबता है तो सूर्यमुखी का फूल उधर देखने लग जाता है, मतलब सूर्यमुखी का फूल सूर्य को देखता रहता है हर समय। इसका मतलब ये प्रकाश के द्वारा गति हो रही है, तो इसे कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। तो इस तरीके से ये हमने सही जोड़ी मिलान कर लिए हैं। और अब देखते हैं हम एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न। देखो पहला प्रश्न है, मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते? देखो अभी प्रश्न पढ़ा था, ये हमने उत्तर देखा इसका, तो दो बातें आ रही हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलकर क्या बनाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होते हैं? देखो सुनना, देखना और सूंघना, तो ये होंगे मध्य मस्तिष्क में, तो इसका आंसर होगा मध्य मस्तिष्क। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? अरे भाई प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च में सिग्नल को लेकर कौन जाती है? जो सिग्नल को लेकर जाती है उनका नाम पूछा है, तो वो कौन सी होंगी? सेंसरी नर्व होंगी, है ना। संवेदी तंत्रिका कोशिका, संवेदी तंत्रिका कोशिका इसका आंसर होगा। मनुष्य में वमन मतलब उल्टी होना,
तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? देखो, रक्तदाब और उल्टी आना ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। कैसी क्रिया है ये? अनैच्छिक क्रिया है। तो इन पर कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लांगेटा, MO, मेडुला ओब्लांगेटा, ये करता है नियंत्रण। अग्नाशय से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागोन भी निकलता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन इसका आंसर हो जाएगा। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, मनुष्य में यदि आयोडीन की कमी हो जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन प्रभावित होता है और थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। फूलने की वजह से हमारी गर्दन के ये आसपास का क्षेत्र सूजन आ जाती है, उस पर फूल जाता है। इसे घेंगा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? देखो, डायबिटीज की बात हो रही है। डायबिटीज तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। अभी बताया था मैंने कि डायबिटीज होने पर हम इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को बनाए रखता है? संतुलन, तो बॉडी का जो संतुलन है ना, वो एक्चुअल में सेरिबेलम का काम है और ये सेरिबेलम है वो हिंड ब्रेन का भाग है। तो इसका आंसर हो गया अनुमस्तिष्क। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। पुरुष के अंदर जो पुरुष हार्मोन है उसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। ये एक्चुअल में गैमीट के फॉर्मेशन में और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, है ना। तो ये है। मास्टर ग्रंथि का नाम, मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जानते हैं? तो मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। और मैंने आपसे पहले पूछा था कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो उसका राइट आंसर आपने कमेंट किया है कि नहीं? देखो, अगर नहीं किया है तो कमेंट कर दीजिए और उसका आंसर मैं बता देता हूँ। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं हाइपोथैलेमस को। किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस। वही हाइपोथैलेमस जो भूख, तापमान, इनका नियंत्रण केंद्र है। ठीक है। अब सत्य असत्य की बात करते हैं। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ठीक है। देखो, आकस्मिक अचानक अगर कोई पर्यावरणीय संवेदना हो तो इसकी प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका ये है सत्य। ठीक है। ये पहला वाला क्या है? सत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं। नहीं भैया, पहुंचाते नहीं है, ये तो पेशियों से संदेश को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये तो असत्य है। दूसरा वाला क्या है? ये असत्य है दूसरा वाला। तो दूसरा वाला असत्य हो जाएगा। ठीक है। तीसरे वाले को देखते हैं। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं। नहीं, ये उल्टा है। देखो, आवेगों को पहुंचाने का काम करती है सेंसरी न्यूरॉन या संवेदी न्यूरॉन, और मोटर न्यूरॉन तो क्या करती है? ये मेरुरज्जु से सूचनाओं को संबंधित अंग तक पहुंचाती है। तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। जैसे आपका किसी कील पर या किसी कांटे पर आपका पैर पड़ गया, तो आप वहां तुरंत उस पैर को उठाते हो वहां से। इसका मतलब जैसे ही आपका पैर कील पर पड़ा तो सेंसरी नर्व या संवेदी नर्व सिग्नल लेके गई। किसको दिया? मेरुरज्जु को, स्पाइनल कॉर्ड को दिया। फिर वहां से सिग्नल पैर तक आया, अपने पैर को हटा लिया। तो जो सिग्नल लेके आ रही है उसे कहते हैं मोटर नर्व। ठीक है। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क है। ये भी गलत है, क्योंकि सोचने और समझने का काम तो हमारा अग्र मस्तिष्क करता है, फोर ब्रेन करता है। अगला प्रश्न है, लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। मेड्यूला का काम है इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना। जैसे लार आती है मुंह में, है ना, उल्टी आती हैं या ब्लड प्रेशर है, ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। आप जैसे बाजार में जा रहे हैं और पानी टिक्की वाला दिख गया तो आपके मुंह में अचानक से पानी आ जाता है। तो वो पानी जो आ रहा है ना, वो आपकी मर्जी से नहीं आया, वो अनैच्छिक क्रिया है। और वो पानी आ रहा है या अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिख गया तो मुंह में लार आ रही है, तो जो लार आ रही है वो मेडुला का काम है ना। तो ये मेडुला क्या करता है? इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है या अनैच्छिक क्रियाओं को, जिनको अपन हमारी इच्छा से नहीं होती, वो क्रियाएं अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं।
अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर का संतुलन नहीं बना। देखो ये गलत बात है। जो हिंड ब्रेन है, इसी का काम है एक तो बॉडी का पोस्चर बनाए रखना, बॉडी का जो आकार है ना उसको मेंटेन करना, और बॉडी का बैलेंस करना। अच्छा, बॉडी का बैलेंस अनुमस्तिष्क भी करता है और हमारे कान भी शरीर का संतुलन बनाने में सहायक होते हैं। ठीक है, इस प्रकार देखो हमने ये कुछ प्रश्न हैं, इनके उत्तर देखे अभी, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो आपको आपकी परीक्षाओं में मिलेंगे। क्या मिलने की पूरी संभावनाएं हैं इनकी। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इससे आगे वाले वीडियो भी आपको जल्द मिलेंगे, और जो बड़े प्रश्न हैं उनको हम अगले वीडियो में हल करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सांदीपनी क्लासेस के साथ जुड़े रहें और लाभ लेते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।